मॉर्निंग। आप सभी का कृष्णा कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में ज्ञान भाषा एवं पाठ्यचर्या विषय में पठन का स्कीमा सिद्धांत क्या किस प्रकार से दिया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। स्कीमा आंतरिक चित्रण। सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति नवीन अनुभवों के प्रति संवेदनशीलता के लिए उस अनुभव से सह संबंधित पूर्व अर्जित अनुभवों को स्मृति में सक्रिय बनाते हैं। इन नवीन अनुभवों व सूचनाओं का अर्थापन पूर्व स्थापित अनुभवों के आधार पर किया जाता है। इन पूर्व स्थापित तथ्यों को सामूहिक रूप से स्कीमेटा कहा जाता है। यदि व्यक्ति के नवीन एवं प्राचीन अनुभवों के मध्य तालमेल होता है, तब उस परिस्थिति में गलत तथ्य विकसित हो सकते हैं अथवा गलत ढंग से सामग्री का भी बोध हो सकता है, जो आगामी अध्ययन को निरंतर बाधित करता है। सामान्य अर्थों में स्कीमा, जिसका बहुवचन स्कीमेटा है, ज्ञान की एक अमूर्त संरचना एवं मानसिक अभिवेदन है जो स्मृति में संग्रहित रहते हैं तथा जिन पर समस्त सूचनाओं का प्रसंस्करण निर्भर करता है। यानी जो चीजें हम पढ़ते हैं हमारे बुद्धि में वह एक चित्र की भांति छप जाती है, जिसका हम दोबारा से स्मरण करके से स्पष्ट कर सकते हैं। मनोविज्ञान में स्कीमा का प्रयोग सर्वप्रथम गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक बार्लेट द्वारा किया गया सन 1932 ईस्वी में। बार्लेट ने स्कीमा पूर्व की गई प्रतिक्रियाओं एवं अनुभवों का सक्रिय संगठन है। बार्लेट ने कहा है कि यह जो स्कीमा है, यह पूर्व में की गई जो प्रतिक्रियाएं हैं एवं अनुभव हैं, उनका सक्रिय संगठन है जो हमारे दिमाग में चलता है। इसके उपरांत स्कीमा शब्द का प्रयोग पठन अवबोध के लिए हेलार्ड, केरल हैडसन ने 1982 ईस्वी में किया। रियोभेल्ट ने कहा है कि स्कीमा स्मृति में संचित अनुवांशिक प्रत्ययों को निरूपित करने के लिए आंकड़ों की संरचनाएं हैं। हैडसन ने भी क्रिएशन के साथ बताया है कि स्कीमा एक अमूर्त ज्ञान की संरचना है। इसी प्रकार मैडिन और रस ने बताया है कि स्कीमा एक अमूर्त ज्ञान की संरचना है। मैडिन और रस ने बताया है कि स्कीमा सामान्य ज्ञान की संरचनाएं हैं जिनका प्रयोग बोध के लिए किया जाता है। स्कीमा सिद्धांत के प्रतिपादक कांट को माना जाता है, जिन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि नवीन सूचनाएं एवं विचार व्यक्ति के लिए तभी अर्थपूर्ण होते हैं जब वे पूर्व स्थापित ज्ञान से संबंधित हो जाते हैं। कांट के पश्चात यह प्रत्यय गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के विकास एवं जीन पियाजे के कार्यों द्वारा विकसित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कीमा सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम रिचर्ड एंडरसन ने 1977 में किया था। उन्होंने जीन पियाजे के विचार को स्वीकार करते हुए माना कि स्कीमा जो पूर्व स्थापित उनसे नवीन ज्ञान का समन्वय होता है और स्कीमा में परिवर्तन करने की आवश्यकता होने पर ज्ञान को अवस्थित किया जाता है और स्कीमा में परिवर्तन, परंतु स्कीमा
के प्रभाव, परंतु स्कीमा के पूर्व परिवर्तन की या उसके अभाव में प्राप्त जो अनुभव वह अत्यधिक शैक्षिक लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि शिक्षा जगत में स्कीमा सिद्धांत ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। पठन क्रिया जो पहले मात्र अंतःक्रियाहीन शब्द पहचानने की प्रक्रिया मानी जाती थी, वह स्कीमा सिद्धांत के प्रतिपादन के उपरांत यह अंतःक्रिया युक्त बन गई है, जहाँ पाठक की जो पृष्ठभूमि ज्ञान तथा पाठ्य वस्तु के मध्य अंतःक्रिया होती थी, वही जिससे अध्ययन प्रभावपूर्ण बन जाता था, अब वह स्कीमा की मदद से और भी प्रभावपूर्ण और सरल बन गई है। अब स्कीमा विकास का सिद्धांत। स्कीमा विकास का सिद्धांत। स्कीमा एक अमूर्त प्रत्यय है, जिसको एक ऐसे स्वरूप की संरचना माना जा सकता है जिसमें स्थान की एक श्रृंखला विद्यमान हो, उसमें कुछ स्थान पहले से पूर्ण हो और कुछ अभी भी रिक्त हो। जब व्यक्ति किसी नए प्रत्यय या परिस्थिति का बोध करने की चेष्टा करता है, तो उससे संबंधित पूर्व स्थापित ज्ञान, ठीक है, स्कीमा सक्रिय हो जाते हैं, जो उस नवीन ज्ञान का अर्थापन, निष्कर्ष, पुष्टि, आवश्यकता आदि का निर्णय लेते हुए नए स्थान पर अवस्थित कर देते हैं। यह नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से बिना किसी परिवर्तन के सम्मिश्रित हो जाते हैं, तो इस अवस्था को सामंजस्य कहा जाता है। यानी अगर हमारा सीखा हुआ ज्ञान और जो आने वाले ज्ञान को हम देखते हैं और वह ज्ञान ऐसा ही होता है जो हमने पहले से अनुभव किया हुआ है, तो वह उसका सम्मिश्रण हो जाता है। यानी सम्मिश्रण होने के बाद में वह समाहित ज्ञान हो जाता है। वहीं यदि यह नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से बिना किसी परिवर्तन के सम्मिश्रित हो जाता है, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? सामंजस्य। यानी बिना किसी परिवर्तन के जो ज्ञान हमने ग्रहण किया है, वैसे ही हम उस ज्ञान को सम्मिलित कर लेते हैं अपने ज्ञान में। तो हमने एक ज्ञान लेने के लिए दूसरे ज्ञान से उस ज्ञान का सामंजस्य किया है, ठीक है। यदि पूर्व स्थापित स्कीमा किसी नवीन ग्रहण करने हेतु पर्याप्त नहीं होता, तो कुछ बदलाव की आवश्यकता हमें पड़ती है, और बदलाव की इस प्रक्रिया को स्कीमा की पुनर्संरचना कहा जाता है। यानी अगर हम किसी ज्ञान को ठीक उसी आकार में या उसी अनुभव में हम उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कुछ बदलाव करना पड़ता है अपनी शिक्षा नीति में या किसी भी शिक्षण पद्धति में। उसे ग्रहण करने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है उस बात को या उस समस्या को हल करने के लिए। तो यह हमारी स्कीमा जो है उसकी पुनर्संरचना उसे कहा जाएगा। इसी आधार पर नवीन स्कीमा का निर्माण निरंतर होता रहता है। स्कीमा की सक्रियता पूर्ण से अंश की ओर अथवा प्रत्यय द्वारा प्रेरित होकर अंश से पूर्ण की ओर भी हो सकती है, जिसे डाटा प्रेरित सक्रियता कहा जाता है। उदाहरण पर हम एक घर देखकर उसके अंदर की रसोई कमरों की संरचना की स्कीमा सक्रिय करें, तो यह प्रथम प्रकार है कि यदि हम मशीन का एक पुर्जा देखकर पूर्ण मशीन का स्कीमा सक्रिय करें, तो यह एक डाटा प्रति सक्रियता कहलाती है। यानी अगर हम किसी का बाहर से आकार देखकर किसी घर का एक कमरा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके कमरे, उस घर के बाकी हिस्से किस प्रकार के होंगे,
इसी प्रकार से अगर हम किसी मशीन का एक पुर्जा खोलकर देखते हैं तो हमें इससे पता चल जाता है कि इस मशीन के जो इतने और भी पुर्जे हैं वह भी इसी प्रकार के होंगे और यह एक डाटा प्रेरित सक्रियता कहलाती है। अब है स्कीमा की प्रकार। ठीक है, स्कीमा के प्रकार निम्नवत हैं। जैसे सामाजिक स्कीमा, ठीक है, कई प्रकार दिए गए हैं। इसमें पहला नंबर है सामाजिक स्कीमा। ठीक है, समाज की अंतःक्रिया द्वारा सामाजिक स्कीमा का विकास होता है। उदाहरण है, व्यक्ति समाज में मंदिर, मस्जिद, बाजार, रेस्टोरेंट जाता है, तब वहां जो भी घटित होता है वह उसके मस्तिष्क में स्कीमा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे सामाजिक स्कीमा कहा जाता है। यानी हम जिस भी सामाजिक स्थल पर जाते हैं, बाजार जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, मंदिर, मस्जिद जहाँ भी जाते हैं और वहाँ पर जिस प्रकार के भी कार्य होते हैं वह सामाजिक कार्य होते हैं। सहयोग की भावना होती है, आपस में मेलजोल से रहने वाली भावना आती है, सहयोग और प्रेम की भावना के वक्तव्य वहाँ देखने को मिलते हैं और यह एक सामाजिक स्कीमा के तौर पर हमारे दिमाग में व्यवस्थित हो जाते हैं। अब है दार्शनिक स्कीमा। जब व्यक्ति अपने चारों ओर व्याप्त दार्शनिक सोच, अभिवृत्ति, मत आदि को सुनता है, समझता है, तब वह उनके प्रति अपने मस्तिष्क में स्कीमा भी विकसित करता है। इन्हीं को दार्शनिक स्कीमा कहा जाता है। इन्हीं के सक्रियता से व्यक्ति समाज के दार्शनिक प्रश्नों जैसे कन्या भ्रूण हत्या, भ्रष्टाचार, पर्यावरण रक्षा, एक दूसरे के प्रति सम्मान या राष्ट्रीय एकता की भावना आदि विषयों में अपना मत भी बना पाता है और यह एक दार्शनिक स्कीमा के अंतर्गत आते हैं। रूपात्मक स्कीमा। समाज की अंतःक्रिया। इस स्कीमा का संबंध किसी अवतरण की अलंकारिक लेखन की रूपात्मक संरचना से होता है। इसकी मदद से व्यक्ति लिखित सामग्री की शैली में भिन्नता की पहचान कर पाता है कि किस प्रकार की भाषा है और किस प्रकार की शैली में यह भाषा लिखी गई है। अब है भाषात्मक स्कीमा। इस प्रकार की स्कीमा का संबंध मौखिक एवं लिखित भाषा को समझने हेतु जो संकेत हैं उनका कूटानुवाद करने से होता है, जिसकी मदद से भाषा के शब्दों, वाक्यों, उनके संबंधों को स्पष्ट करने की चेष्टा की जाती है। यानी जो हमारी भाषा शैली है, लिखित रूप से हमारी जो भी संकेत हैं, भाषा की लिपि है, उनका स्पष्टीकरण इस स्कीमा के अंतर्गत समझा जाता है। विषय वस्तु का स्कीमा। विषय वस्तु का स्कीमा। जब एक व्यक्ति किसी विषय का अध्ययन करता है, ठीक है, तब उसके मस्तिष्क में उसके विषय के संबंध में ज्ञान के
का प्रयोग करते हुए नवीन ज्ञान की स्थापना करता है, उसका अध्यापन उतना ही अधिक प्रभावपूर्ण रहता है और पठन के स्कीमा सिद्धांत का ज्ञान एवं प्रयोग शिक्षकों एवं छात्रों